नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे एफओ, आईबीपीएस, टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित हम रोजाना प्रश्नों को लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं बहुत ही मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सम्मिलित किए हैं और ये जो क्वेश्चन आज के वीडियो में आप देखेंगे ये हर एग्जामों में पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम लेके आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है मुर्गी की लड़ाई और मनोरंजन के हेतु प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है। ठीक है, जो मुर्गी की एक नस्ल होती है जो लड़ाई और मनोरंजन के रूप में प्रयोग में लाते हैं, जिसको हम गेमिंग बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वो कौन सी नस्ल है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मेरे दोस्त असील, दूसरा है कड़कनाथ, तीसरा है घाघस, चौथा है चटगांव। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक दोस्तों में सब्सक्राइब करिए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि असील जो मुर्गी है इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, लड़ाई और मनोरंजन के क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाता है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना कहाँ पर पाई जाती है। ये छत्तीसगढ़ पे पाई जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो राज्य है, ठीक है, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा उड़ीसा में भी इसको पाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में भी इसको पाला जाता है और इसके बाद इसको मनोरंजन के रूप में इसका प्रयोग भी किया जाता है, लड़ाने के रूप में। उसके बाद बात कर लेते हैं कड़कनाथ। कड़कनाथ के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसको हम झाबुआ कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, झाबुआ कहा जाता है। झाबुआ में ये वहाँ पर कड़कनाथ प्रसिद्ध है और देखने को मिलती है। ठीक है, और यही मध्य प्रदेश में झाबुआ जो स्थान है इसको जीआई टैग भी मिला है। ठीक है, कड़कनाथ के मामले में जीआई टैग दिया गया है यहाँ पे मध्य प्रदेश झाबुआ को, ये आप याद रखें। कड़कनाथ की एक खासियत होती है कि एकदम ये ब्लैक कलर की होती है। इसके पंजे, आँख, नाक, चोंच और इसके जो कलंगी होती है, ठीक है, सब ब्लैक कलर के होते हैं। यहाँ तक कि उसके अंडे भी ब्लैक कलर के होते हैं और उसका खून भी ब्लैक कलर का होता है। तो इसकी खास पहचान होती है कड़कनाथ की। और ये मांस में देखा जाए मुर्गियों में तो सबसे प्रसिद्ध मांस उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। काफ़ी महंगे स्तर पर इसको बेचा भी जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं घाघस। घाघस जो ये मुर्गी कहाँ पर पाई जाती है, ये केरल और कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है, केरल और कर्नाटक का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये मुर्गी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं चटगांव की। चटगांव जो मुख्य रूप से पाली जाती है ये मेघालय, ठीक है, मेघालय और त्रिपुरा, ये आपको सब पॉइंट याद होने चाहिए। ठीक है, मेघालय और त्रिपुरा में कौन सी मुर्गी चटगांव पाई जाती है, घाघस केरल और कर्नाटक के अंदर देखने को मिलेगी, कड़कनाथ जो है मध्य प्रदेश झाबुआ जो है वहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद असील जो है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर आपको मुख्य रूप से पाली जाती है, जो कि लड़ाई और मनोरंजन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है उत्तरी भारत में बैर के कलिकायन में कौन से माह में करना उपयुक्त रहता है। ठीक है, एक होता है इसमें बडिंग पूछ रहा है, एक होता है प्रूनिंग। ठीक है, दोनों चीज़ को आप एकदम बढ़िया से याद कर लेना है कि मतलब बडिंग किस महीने में करते हैं और प्रूनिंग किस माह में करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा हमारा क्वेश्चन है उत्तरी भारत में बैर में कलिकान कौन से माह में करना उपयुक्त रहता है। देख लेते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन कह रहा है अक्टूबर और नवंबर में, दूसरा कह रहा है नवंबर और फरवरी में, जनवरी और फरवरी में, दूसरा कह रहा है मई और जून के महीने में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है जुलाई और सितंबर के महीने में। इन चारों में से बताइए कौन से महीने में उत्तरी भारत में कलिकान यानी कि बडिंग का कार्य किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि जुलाई से सितंबर के महीने में जो बैर में कलिकान यानी कि बडिंग का कार्य किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसको ये भी पूछ सकता है कि मतलब बैर में सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है। तो रिंगिंग बडिंग जो होती है सबसे अच्छी मानी जाती है। कौन सी विधि, रिंगिंग बडिंग जो होती है ये सबसे अच्छी मानी जाती है बैर के ऊपर। अब प्रूनिंग की बात कर लेते हैं। प्रूनिंग क्या होता है, प्रूनिंग यानी कि काट छाट जो उसमें कटाई छटाई करते हैं उसको प्रूनिंग कहा जाता है। प्रूनिंग की क्रिया किस माह में करते हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कब करते हैं, अप्रैल और मई के महीने में किया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, अप्रैल और मई के महीने में किया जाता है। किस प्रकार की प्रूनिंग इसमें की जाती है, तो कठोर प्रूनिंग की जाती है। ठीक है, किस प्रकार की प्रूनिंग करते हैं, कठोर प्रूनिंग किया जाता है, इसमें हैवी प्रूनिंग किया जाता है। इन सब चीज़ों को आप याद रखें। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई और सितंबर में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पूछ रहा है लीची के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है। ठीक है, आपका बताना है लीची के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है। पहला ऑप्शन है स्टूलिंग, दूसरा है एयर लेयरिंग, तीसरा फोरकट कलिकान, चौथा ऑप्शन है वेज ग्राफ्टिंग। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोचिए और समझकर एकदम बेहतरीन क्वेश्चनों को आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, चलिए चलते हैं इसको देख लेते हैं कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि लीची का पूछ रहा है तो एयर लेयरिंग इसमें सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड वाला एयर लेयरिंग द्वारा इसमें लीची का प्रवर्धन करते हैं। ठीक है, इसको मार्कोटेज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एक और नाम से जाना जाता है
किस नाम से, मार्कोटेज के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे आप, मार्कोटेज। उसके बाद बात कर लेते हैं चाइनीज लेयरिंग के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, किस नाम से, चाइनीज लेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। इस प्रकार की ये लेयरिंग की विधियाँ हैं, अलग अलग नाम है, कहीं पे एयर लेयरिंग लिखा रहता है, कहीं पे मार्कोटेज के नाम से भी लिखा रहता है, कहीं चाइनीज लेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि सेकंड वाला एयर लेयरिंग। अब बात कर लेते हैं स्टूलिंग विधि। स्टूलिंग विधि किसमें करते हैं, अमरूद में करते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं विधि, ये स्टूलिंग विधि है, ठीक है, ये कौन सी विधि है, स्टूलिंग विधि है। इस प्रकार अमरूद को यहाँ से काट देते हैं, काटने के बाद यहाँ से नए नए बहुत सारे शाखाएं ऐसे इस प्रकार की निकल जाती हैं, ठीक है। शाखाएं निकलने के बाद क्या होता है, तो इसके जहाँ से शाखाएं निकली हैं यहाँ से हम हल्का चीरा लगा देते हैं। चीरा लगाने के बाद यहाँ पे चीरा लगाने के बाद हल्के उसके छाल को उतार देते हैं। जहाँ से छाल उतारें वहाँ पे हल्की हल्की जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है, इस प्रकार की जड़ें उत्पन्न हो जाएंगी। और जैसे चीरा लगाने के बाद हम इस पर मिट्टी का एक लेयर चढ़ा देंगे। लेयर चढ़ाने के बाद यहाँ पे जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं। उसके बाद पौधे को अलग कर लेते हैं, प्लांट को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये विधि जो देख रहे हैं इसको ढेरी विधि बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, ढेरी विधि बोलते हैं इसको। ढेरी विधि या स्टूल लेयरिंग या माउंट लेयरिंग के नाम से जाना जाता है, इसको आप याद रखें। किसमें की जाती है ये स्टूलिंग विधि, ये अमरूद में करते हैं, ये आपको याद रखना है, अमरूद के अंदर किया जाता है। उसके बाद फोरकट कलिकान, फोरकट कलिकान किसमें करते हैं, ये आम में करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, किसमें करते हैं, आम में। और वेज ग्राफ्टिंग किसमें करते हैं, वेज ग्राफ्टिंग भी आमतौर पर सभी प्लांट में किया जाता है। जैसे वेज ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि ये हमारा प्लांट है, वी के आकार की इसमें बना देते हैं, एक ये रूट्स है और साइन को हम लेकर आकर इसके ऊपर ऐसे फिट कर देते हैं, उसके बाद इसको बांध देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वेज ग्राफ्टिंग। एक चीज़ और इसमें आप याद रखेंगे कि एयर लेयरिंग जो किया जाता है लीची के अंदर, और इसमें क्या होता है, जो पौधा होता है, ठीक है, जो प्लांट्स रहेगा, मान लीजिए ये है, ये टहनी पे यहाँ पे हमको एयर लेयरिंग करना है, तो यहाँ इसकी छाल को हम उतार देते हैं। उतारने के बाद यहाँ पर एक घास आती है, ठीक है, कौन सी घास आती है, जिसको स्टेपगन मॉस घास कहते हैं, ठीक है, स्टेपगन मॉस घास कहा जाता है। उसको यहाँ पर लपेट दिया जाता है। उसमें उसकी खासियत क्या होती है कि जल अवशोषण की क्षमता उसमें अधिक पाई जाती है, ठीक है। एक बार भिगोने के बाद इसमें यहाँ पे लपेट देते हैं, लपेटने के बाद यहाँ पे जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं। जड़ें उत्पन्न होने के बाद इसको यहाँ से काट कर एक नया पौधा हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं एयर लेयरिंग। ये किसमें करते हैं, लीची में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है, इसमें आपको देखना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रिवोक, यानी कि निरस्त करना, इसका अर्थ होता है रिवेनेशन या परिश्रमिक होता है, ऑप्शंस या दोष अपराध होता है, या कंट्रोवेंसी मानहानि होता है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा इसमें से गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गलत आपको देखना है, तो गलत हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो कंट्रोवेंसी का अर्थ होता है विवाद, ठीक है, क्या होता है, विवाद अर्थ होता है। तो हमारे ये एक प्रकार का गलत हो जाएगा, तो इसमें फोर्थ नंबर एकदम गलत है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न हमारा यहाँ कह रहा है नर्सरी भूमि को निर्जमीकृत स्टेरिलाइज करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन काम में लिया जाता है। पहला है क्योलिन, दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट, तीसरा फार्मेलिन, चौथा है पैक्लोब्यूटाजोल, ठीक है। इन चारों में से बताइए कि नर्सरी भूमि को निर्जमीकृत करने हेतु कौन सा रसायन का हम प्रयोग में लेते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फार्मेलिन, ठीक है, इसको फार्मेहाइड भी कहा जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी कितनी मात्रा लेते हैं, तो 1% मात्रा प्रयोग में लिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं ये पैक्लोब्यूटाजोल, इसको कल्टार के नाम से जाना जाता है। ये क्या काम करता है, यानी कि आम के जो फल होते हैं, एकांतर फल की समस्या पाई जाती है मैंगो के अंदर, ठीक है, उसको दूर करने में इसका प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। एकांतर फलन की समस्या जो होती है मैंगो के अंदर, उसको दूर करने के लिए पैक्लोब्यूटाजोल का प्रयोग करते हैं। कितनी मात्रा प्रयोग करते हैं, 5 से लेके 10 ग्राम, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। 5 से लेके 10 ग्राम प्रति पौधा काम में लिया जाता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके एक फार्मेलिन की जगह और भी एक प्रयोग में इसमें काफ़ी ज़्यादा लाया जा रहा है, ठीक है, वेपन के नाम से इसको जाना जाता है। वेपन VAPAN के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम होता है सोडियम एन डाइक्लोरो हाइड्रेट, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है इसको। तो ये 2 रसायन इसमें हम नर्सरी में प्रयोग में ला सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फार्मेलिन या फार्मेहाइड के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है नर्सरी में दशानुकूलन, जिसको हार्डनिंग कहा जाता है, से क्या तात्पर्य है, ठीक है। पहला ऑप्शन है पुष्प के मादा अंगों को हटाना, दूसरा है पौधों को पर्यावरण के अनुकूल ढालने की क्रिया, तीसरा ऑप्शन है नर्सरी में छोटे पौधों को NPK खाद देना, चौथा ऑप्शन है नर्सरी भूमि को निर्जमीकृत करना। इन चारों में से बताइए कि हार्डनिंग का तात्पर्य होता क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि पौधों को पर्यावरण के अनुकूल ढालने की क्रिया को क्या कहते हैं, ये कहते हैं हार्डनिंग, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा युग्म असुमेलित है, ठीक है। असुमेलित को यहाँ यानी कि गलत को ढूंढना है। तो एक तरफ उर्वरक दिया है, दूसरी तरफ फास्फोरस की मात्रा दिया हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं सिंगल सुपर फास्फेट में क्या फास्फोरस की मात्रा 16% होती है। डाई सल्फर फास्फोरस में 32% होता है।
इन चारों ऑप्शनों को देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन बता दिए हैं, सिंगल सुपर फास्फेट में क्या फास्फोरस की मात्रा 16% होती है। डाई सुपर फास्फेट में क्या फास्फोरस की मात्रा 32% होती है। ट्राई सुपर फास्फेट में क्या 46 से लेकर 48% फास्फोरस की मात्रा होती है। क्या डाई अमोनियम फास्फेट में 18% सुपर फास्फोरस की मात्रा होती है। तो इन चारों से बताइए कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसका गलत आंसर हो जाएगा यानी कि 4th नंबर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर 18% नहीं होता है, इसमें फास्फोरस की मात्रा कितने परसेंट होती है, तो फास्फोरस की मात्रा याद रखेंगे 46% होती है। ठीक है, कितना 46%। लेकिन डाई अमोनियम फास्फोरस में नाइट्रोजन की मात्रा ये आपकी हो जाएगी 18%। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ सिंगल सुपर फास्फेट में दिया है फास्फोरस की मात्रा 16%। ठीक है, और इसके साथ आप याद रखेंगे कैल्शियम की मात्रा भी इसमें 16% रहती है सिंगल सुपर फास्फेट में, और 12% इसमें सल्फर भी पाई जाती है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, 12% सल्फर और 19% कैल्शियम पाया जाता है सिंगल सुपर फास्फेट में। ठीक है, और बात कर लेते हैं इसकी ट्राई सुपर फास्फेट। ठीक है, इसके अंदर 46% से लेकर 48% क्या दिया हुआ है, इसमें फास्फोरस की मात्रा दिया हुआ है। एक आती है खाद MAP। ठीक है, MAP, तो इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 11% होती है, नाइट्रोजन हो जाएगी, और 46 से लेकर 48% इसमें आपकी फास्फोरस हो जाएगी, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहे हैं राजस्थान में पौधों को गिराने वाला रोग जिसको आर्द्रगलन यानी कि डैम्पिंग ऑफ कहा जाता है को रोकने के लिए मृदा सौरीकरण कौन से महीने में किया जाता है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं नवंबर और दिसंबर में, दूसरा ऑप्शन है मई और जून के महीने में, तीसरा ऑप्शन है जुलाई और अगस्त के महीने में, चौथा ऑप्शन है फरवरी और मार्च के महीने में। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि मई और जून के महीने में आर्द्रगलन डैम्पिंग ऑफ को रोकने के लिए मृदा सौरीकरण किया जाता है। ठीक है, मृदा ट्रीटमेंट किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है फलों का बगीचा लगाने के हेतु कम से कम मृदा की उपयुक्त गहराई होनी चाहिए। ठीक है, 2 मीटर, 5 मीटर, 0.5 मीटर या 7.5 मीटर। यानी कि जैसे मान लीजिए अब हमारा प्लांट है, कितने मीटर तक हम इसको लगाएं कि कोई हार्डनेस वगैरह ना आए, चट्टान पत्थर कुछ ऐसी चीज़ें ना आए जिससे हमारे पौधे की वृद्धि और विकास पर बुरा प्रभाव पड़ सके। तो यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं, 2 है, 5 है, 0.5 है, 7.5 मीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर तक हमारे जो भूमि है उसके नीचे कोई हार्डनेस वगैरह जैसे पत्थर कंकड़ चट्टान इस प्रकार की कोई ना आए। ऐसा होता है कभी कभी देखते हैं कि शुरू में पौधा बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है, जैसे ही उसकी जड़ें नीचे जाती हैं तो कोई कठोर परत आ जाती है जिसकी उसकी जड़ें नीचे वृद्धि और विकास नहीं कर पाती। धीरे धीरे पौधा हमारा कमजोर पड़ जाता है और बौना पौधा रह जाता है, छोटा पौधा रह जाता है। तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो 2 मीटर तक कोई ऐसी कठोर परत नहीं होनी चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मैदानी क्षेत्रों में पौधरोपण हेतु सबसे सरल और उत्तम प्रचलित विधि कौन सी है। ठीक है, वर्गाकार विधि, त्रिभुजाकार विधि, कंटूर विधि और षष्ठभुजाकार विधि। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि वर्गाकार जो विधि है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे सस्ती और सरल, सबसे प्रचलित विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें पौधों को क्या होता है, पूर्ण रूप से स्थान मिल जाता है फैलने के लिए, वृद्धि विकास करने के लिए। ठीक है, और वातावरण का जो आवागमन है इन सब चीज़ों के लिए अच्छे से इनको स्थान मिल जाता है। इस प्रकार के मान लीजिए ये हमारा प्लांट जब लगाएंगे तो इस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं इसमें वर्गाकार विधि में। मान लीजिए इस प्रकार के ये हमारे पौधे, एक पौधा यहाँ हो गया, एक पौधा यहाँ हो गया, एक पौधा यहाँ हो गया, एक पौधा यहाँ हो गया। इस प्रकार के जो पौधे लगते हैं यानी कि चारों की दूरी समान रहेगी। ठीक है, एक समान रहती है। तो ये हमारी वर्गाकार विधि कहलाती है। उसके बाद त्रिभुजाकार की बात कर लेते हैं। त्रिभुजाकार जो विधि है ये उबड़ खाबड़ जो भूमियाँ होती हैं, ठीक है, यहाँ पर ऊँची नीची यानी कि उबड़ खाबड़ भूमि होती है, तो वहाँ पर हम त्रिभुजाकार विधि से पौधे को लगाते हैं। कंटूर विधि की बात कर लेते हैं। कंटूर विधि उन क्षेत्रों पर लगाई जाती है जैसे पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर हम कंटूर विधि से पौधों को लगाते हैं। और षष्ठभुजाकार विधि के बारे में जानते हैं कि जो शहरों में महंगी भूमि होती है वहाँ पर पौधों लगाने के लिए षष्ठभुजाकार विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पौधे लगाने के लिए। और इसमें क्या होता है, वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। ये आप याद रखें कि एग्जाम में हर बात पूछा गया है कि वर्गाकार विधि की अपेक्षा षष्ठभुजाकार में अगर हम पौधे लगाएंगे तो कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाएंगे षष्ठभुजाकार में, तो 15% पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं। ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फल और सब्जियों को पाले से बचाने के लिए कौन सा उपाय उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है सिंचाई करना, दूसरा है धुआं करना, तीसरा है 0.1% सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव करना, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात आप याद रखिए कि मतलब पाला जो होता है कौन से महीने में सबसे अधिक पड़ता है, ये पड़ता है दिसंबर। ठीक है, दिसंबर और किस में पड़ेगा, जनवरी से। ठीक है, दिसंबर और जनवरी में जो पाला पड़ता है तो उसमें क्या होता है, जब टेम्परेचर होता है 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 से कम आ जाता है तो उसमें क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं प्लांट्स की या पत्तियों की, तो वो उसमें फैलने लगती हैं, कोशिकाएं फैलने लगती हैं, जिसके कारण क्या होता है, कोशिकाएं फट जाती हैं और हमारा पौधा धीरे धीरे नष्ट होने लगता है यानी कि खत्म होने लगता है। तो इसमें हम इसको उपाय पाले से बचाने के लिए
कौन कौन से उपाय कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ये भी हो जाएगा, यानी कि सिंचाई के द्वारा भी हम इसको बचा सकते हैं, धुआं करके भी बचा सकते हैं। धुआं यानी कि 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में हम धुआं कर देंगे, जिससे हम पाले से बचा सकते हैं। उसके बाद 0.1% सल्फ्यूरिक अम्ल का भी छिड़काव करते हैं, जिसको H2SO4 कहा जाता है, ठीक है। इसका छिड़काव से भी हम पाले को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है। 4th नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, पौधों को शीत लहर अथवा गर्म हवाओं, जिसको लू कहा जाता है, से बचाने हेतु वायु रोधी वृक्ष किस दिशा में लगाने चाहिए, ठीक है। विंड ब्रेक का जो हम काम करते हैं, पौधे लगाते हैं किनारे साइड में, तो किस दिशा में हम लगाते हैं? पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्वी में या दक्षिण पूर्व में, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिमी में, चौथा ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी में। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वायु रोधी वृक्ष लगाना, जिसको विंड ब्रेक के रूप में जाना जाता है, तो किस दिशा में हम लगाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। तो 4th नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वायुरोधी वृक्ष जो भी हम लगाएंगे उसकी खासियत होनी चाहिए कि तेजी से वृद्धि करने वाले होने चाहिए, सूखा प्रतिरोधी, सहन करने वाले होने चाहिए, और पौधे लंबे होने चाहिए और अधिक उम्रदार होने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार के पौधे हम लगा सकते हैं। तो कौन कौन से पौधे, जैसे नीम है, जामुन है, आम है, ठीक है, शीशम है, इस प्रकार के पौधों का हम उपयोग वायुरोधी वृक्ष के रूप में, यानी कि विंड ब्रेक के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे पौधे का चुनाव करते हैं जो 3 से लेकर 5 गुना बड़े होने, जो पौधे लगाए हैं हम, वो लगाए हैं क्या नाम, बागवानी, तो उससे 3 से लेकर 5 गुना पौधे थोड़े बड़े होने चाहिए। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कर रहा है, पलवार, जिसको मल्चिंग के नाम से जाना जाता है, क्या लाभ होता है? नमी संरक्षण करना, मृदा तापमान नियंत्रण करना, खरपतवार नियंत्रण करना, उपयोग सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयोग सभी। इसका मल्चिंग का काम होता है नमी संरक्षण करना भी, मृदा तापमान को नियंत्रण करना भी, खरपतवार नियंत्रण करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4th नंबर, उपयोग सभी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है, पौधों को निश्चित आकार एवं संरचना और मजबूती प्रदान करने हेतु विवेकपूर्ण तरीके से शाखाओं को काटना क्या कहलाता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृंतन कहलाता है, सदाई कहलाता है, पिंचिंग कहलाता है, या हैंडिंग बैक कहलाता है। इन चारों ऑप्शनों में से बताइए कि कौन सा जो पौधे का हम निश्चित आकार, संरचना, मजबूती प्रदान करने के लिए उस शाखाओं को हम काटेंगे तो वो क्या कहलाता है? प्रूनिंग कहलाता है, ट्रेनिंग कहलाता है, पिंचिंग कहलाता है, या हार्डनिंग ब्रेक कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सदाई कहलाता है, ट्रेनिंग कहलाता है। 2nd ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। जितने भी हमारे वीडियो को वॉच किए हैं सभी लोगों को धन्यवाद।